लोप और आगम के विषय में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ध्वनि विज्ञान का संक्षिप्त परिचय, ध्वनि आगम और ध्वनि लोप के विषय में हम पढ़ेंगे। ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं? ध्वनि विज्ञान से संबंधित अध्ययन को फोनेटिक्स या फोनोलॉजी कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के फोन शब्द से बने हैं। फोन शब्द का अर्थ होता है ध्वनि। टिक्स और लॉजी, ये जो इसमें प्रत्यय लगाए गए हैं, इसका प्रयोग विज्ञान के अर्थ में किया जाता है। तो इस तरह से फोनेटिक्स, फोनोलॉजी अर्थात ध्वनि का विज्ञान ऐसी शाखा जिसमें संगठित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से ध्वनि का अध्ययन होता हो, उसे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी या ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है। फोनेटिक्स में ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण, उसके स्वरूप, ध्वनि परिवर्तन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जबकि फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था, इतिहास तथा उनके परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मानना है, लेकिन कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं माना है। हमें एक बात की यहाँ पे जिज्ञासा होती है कि क्या हमारे देश में प्राचीन जो हमारा संस्कृत साहित्य है, क्या वहाँ भी ध्वनि विज्ञान रहा है? क्या हमारे यहाँ प्राचीन काल में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता था? तो हाँ, होता था। पहले जो हम देखेंगे, अगर वेदांग को देखते हैं, जो वेद के 6 अंग, षड वेदांग हमारे यहाँ माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उसमें जो शिक्षा नामक वेदांग है, वह ध्वनि विज्ञान का ही एक रूप है। अर्थात प्राचीन काल में शिक्षा नामक वेदांग के अंतर्गत ध्वनियों का ही अध्ययन किया जाता था। तो इस तरह से हमारे साहित्य में भी, हमारे संस्कृत के ज्ञान की शाखा में भी ध्वनि विज्ञान पहले से ही उपस्थित है। अब ध्वनियों का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? तो मुख्य रूप से 3 आधार बनाए गए हैं। ध्वनियों का उच्चारण, उच्चारण के आधार पर उनका अध्ययन होता है। प्रसरण या संवहन, उच्चारण होने के बाद ध्वनियाँ कैसे पहुँचती हैं, कैसे प्रसारित होती हैं, उनको आधार बनाया गया है। और श्रवण, ध्वनियों को जो सुना जाता है उसको आधार बनाया गया है। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि भाषा के जो प्रत्येक स्तर हैं, सब में परिवर्तन होता है, चाहे वह ध्वनि हो, वाक्य हो, रूप हो या अर्थ हो। जैसे देखिए, एक शब्द है घोटक, ये परिवर्तित होकर के घोड़ा हो गया है। गृह है, यह परिवर्तित होकर वर्तमान समय में घर के रूप में यह उच्चारित होता है या ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। घोटक का कैसे परिवर्तन हुआ? ट का ड हुआ, फिर ड हुआ, यहाँ क को अ हो गया, फिर घोड़ा बन गया। तो इस तरह से प्राचीन काल से जो शब्द चले आ रहे हैं, तो मूल शब्द में अब जो है परिवर्तन होता चला आ रहा है। निरंतर भाषा परिवर्तनशील है, वह अपने वाक्य, रूप, अर्थ और ध्वनि के स्तर पर परिवर्तित होती रहती है। यहाँ जिज्ञासा होती है कि ध्वनि परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो मुख्य रूप से 2 कारण बताए गए हैं, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारण जो ध्वनि के अंदर ही होता है, जैसे ध्वनियों का परिवेश, वह किस परिवेश में उच्चारण की जा रही है। जैसे देखिए, गृह में जो ह है, वह ग के कारण ह के कारण जो ग है वह घ हो जाता है, तो गृह से घ बन गया। तो यह परिवेश है, क्योंकि महाप्राण अक्षर ह है बाद में, इसलिए ग को घ हो गया। तो ध्वनि परिवर्तन में मुख्य कारण ये हो सकता है कि वह किस परिवेश में है ध्वनियाँ, या ध्वनियों की प्रकृति। ध्वनियों की 2 प्रकार की प्रकृति होती है, सबल प्रकृति और निर्बल प्रकृति। जो सबल प्रकृति वाली ध्वनियाँ होती हैं, वह निर्बल प्रकृति वाली ध्वनियों को परिवर्तित कर देती हैं। यदि दोनों एक साथ उपस्थित हैं, तो सबल प्रकृति वाली तो नहीं परिवर्तित होती है, लेकिन निर्बल प्रकृति वाली ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे हम हिंदी में क वर्ग, च वर्ग, ये वर्ग है जो अक्षरों का,
उसमें जो पहले के 4 अक्षर हैं क, ख, ग, घ, तो ये सबल प्रकृति वाली होती हैं। लेकिन पंचम वर्ण जो वर्ग के होते हैं वे निर्बल प्रकृति के होते हैं, अतः वे जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जैसे एक शब्द है अग्नि। अग्नि का परिवर्तित रूप हम लोग आज प्रयोग करते हैं आग। इसमें न का परिवर्तन हो गया क्योंकि न यहाँ पे निर्बल प्रकृति की ध्वनि है, अतः वह परिवर्तित हो गई है। बहुत से इस तरह से ध्वनि परिवर्तन के आंतरिक कारण के उदाहरण मिलेंगे, जैसे कर्म से काम हो गया है, दुग्ध से दूध, सप्त से सात, तो ध्वनियों का परिवर्तन हो गया है। अब इसी तरह से बाह्य कारण भी कुछ होते हैं ध्वनि के परिवर्तन में। इसमें मुख सुख अर्थात उच्चारण में सुगमता के लिए ध्वनि का परिवर्तन कर देते हैं, या उच्चारण में शीघ्रता के लिए, या लिखने के कारण। जैसे देखिए स्कूल है, स्कूल एक शब्द है, उसको कुछ लोग स्कूल कहते हैं क्योंकि उनको उच्चारण करने में सहजता होती है। तो यह मुख सुख का उदाहरण है और यह ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण है। अंग्रेजी में देखिए कुछ अक्षर साइलेंट होते हैं, जैसे टाक है तो TAL के होता है, तो यहाँ उच्चारण की सुविधा के कारण टाल्क नहीं पढ़ते हैं, टाक पढ़ते हैं, अर्थात ल को साइलेंट कर देते हैं। ऐसे ही वाक है, नाइफ है, तो इसमें कुछ वर्णों को साइलेंट रूप में रखते हैं, अर्थात उनका उच्चारण नहीं करते हैं क्योंकि उच्चारण करने में सुगमता नहीं होती है, तो मुख सुख के कारण ये परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे ही शीघ्रता के कारण भी कुछ ध्वनियां परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे देखिए जब ही का हम लोग अभी जल्दी में बोलने के कारण जब ही प्रयोग करते हैं, तब ही, तभी, अब ही, अभी, तो शीघ्रता के कारण। ऐसे ही लिखने के कारण भी ध्वनियां परिवर्तित होती हैं। जैसे आप देखेंगे अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं अशोक, ASHOKA, अब उसको हिंदी में जब लिखने लगते हैं तो अशोका हो गया है। कृष्ण को कृष्णा अंग्रेजी भाषा के कारण, प्रभाव के कारण लिखने में वह धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार से यह एक संक्षिप्त परिचय था ध्वनि परिवर्तन के कारण। अब हमें जो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे आगम। आगम किसे कहते हैं? आगम अर्थात आना, जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर भाषा विज्ञान में व्याकरण की आवश्यकता के बिना ही जब किसी शब्द में कोई ध्वनि बढ़ जाती है तो वह आगम कहलाता है। बिना कोई व्याकरण के नियम के अगर किसी शब्द में किसी ध्वनि का बढ़ना हो गया तो वह आगम कहलाएगी। अब यह आगम दो प्रकार का होता है, स्वर आगम होता है, व्यंजन आगम होता है, लेकिन आज हम स्वर आगम का अध्ययन करेंगे। स्वर आगम में भी आदि स्वर आगम अर्थात शब्द के पहले जो स्वर का आगम होता है उसको आदि स्वर आगम कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। स्कूल, यहाँ देखिए स के पहले ई का आगम हो गया, स्कूल कुछ लोग इसको उच्चारण करते हैं, ध्वनि परिवर्तन हो गया है और ई पहले आ गया है, स्वर आ गया, इसलिए यह आदि स्वर आगम का उदाहरण है। ऐसे ही स्टेशन का स्टेशन, स्नान अस्नान, स्नेह स्नेह, इस तरह से लोग उच्चारण में यह प्रयोग करते हैं जो कि आगम हो गया है। दूसरा है मध्य स्वरागम, जब बीच में कोई ध्वनि आ जाए तो वह मध्य स्वरागम है। यहाँ पे देखिए कुछ क्षेत्रों में भारत के स्कूल को सकूल कहते हैं, तो यहाँ पे स के बाद अ ध्वनि का आगम हो गया जो कि शब्द के मध्य में है, तो यह मध्य स्वर आगम हुआ। स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, ये सभी उच्चारण में होता है, लिखने में ज्यादा नहीं होता है, उच्चारण में ये दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ भी स्टेशन में भी स के बाद अ का आगम हो गया है। धर्म धर्म, र के बाद अ का आगम हो गया है। कर्म कर्म, जन्म जन्म, हुक्म हुक्म, तो इस तरह से यह मध्य स्वरागम का उदाहरण हुआ। इसे कहीं कहीं स्वर भक्ति के नाम से भी जाना गया है। अंतिम है अंत्य स्वरागम, इसके उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन दो उदाहरण यहाँ पे है। दवा का दवाई, देखिए अंत में स्वर का आगम हो गया है। पत्र पतई, पत्र से पतई बोलते हैं और इसमें अंत में ई का आगम हो गया है।
अब जो एक और आगम का यहाँ पे पाठ्यक्रम में है सम स्वरागम। शब्द में यदि ऐसा स्वर आ जाए जिसकी प्रकृति का स्वर या अर्ध स्वर पहले से विद्यमान हो तो उसे सम स्वरागम या अपनिहिति कहते हैं। इसे अपनिहिति भी कहते हैं। तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन था, लेकिन आप लोगों में टिप्पणी आएगा तो उस हिसाब से मैंने इसमें दिया है। देखिए इसका जो उदाहरण है वह संस्कृत में और अवेस्ता, जैन अवेस्ता एक ग्रंथ है, उसमें देखने को मिलता है कि संस्कृत की ध्वनि जैन अवेस्ता में जो परिवर्तित हुई है उसमें सम स्वरागम देखने को मिलता है। जैसे देखिए तरुण, तरुण शब्द है संस्कृत का। अब यहाँ पर ए के बाद यू का आगम हो गया है, तो ये अवेस्ता में आगम हो गया है। तरुण शब्द अवेस्ता में इस तरह से यू का एक आगम हो गया है। सर्वम, यहाँ देखिए यहाँ भी ए के बाद यू का आगम हुआ है, तो ये मध्य स्वरागम है। ए के कारण यू का आगम हुआ है। आर्य, आयु, यहाँ भी देखिए आई का आगम हुआ है। तो इस तरह से ये एक संस्कृत से अवेस्ता में सम स्वरागम ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण है। सम स्वरागम का अर्थ है शब्द में यदि ऐसा स्वर आ जाए जिसकी प्रकृति का कोई स्वर हो या अर्ध स्वर पहले से विद्यमान हो। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर है उच्चारण स्थान से, कि दोनों के उच्चारण स्थान समान हो तब वह कोई स्वर आ जाता है। अब ध्वनि परिवर्तन की दिशा में दूसरा है लोप। ध्वनि का लोप भी होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ध्वनि का आगम होता है ध्वनि परिवर्तन में, वैसे ही ध्वनियों का लोप भी होता है। लोप से आशय है जो ध्वनि शब्द में पहले से है उसका लुप्त हो जाना। जैसे देखिए उदाहरण के लिए सप्त, सप्त का सात बन गया है, यहाँ पे प का लोप हो गया है। ऐसे ही देखिए दुग्ध, दुग्ध के ग का लोप हो जाता है और हम दूध बोलते हैं उसको, तो यह लोप का उदाहरण है। लोप के प्रकार दो हैं, स्वर लोप और व्यंजन लोप। स्वर लोप नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर स्वरों का लोप होता है वह स्वर लोप है। व्यंजन लोप व्यंजनों का जहां लोप होता है। तो हम स्वर लोप को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर लोप में पहला भेद है आदि स्वर लोप, अर्थात जहां पर आदि स्वर जो पहला स्वर है उसका लोप हो जाता है वह आदि स्वर लोप है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अंदर। अब इसका हम उच्चारण करते हैं भीतर, तो जो ये आदि स्वर अ था उसका लोप हो गया है। अगर, अगर को हम कहते हैं गर, तो यहाँ भी आदि स्वर अ का लोप हो गया। ऐसे ही इन उदाहरणों में भी हम देख सकते हैं किस तरह से आदि स्वर लोप हुआ है। एकादश का 11 ए का लोप हो गया। इधर हम भोजपुरी भाषा में देखते हैं अहाता शब्द है, इसको हाता बोलते हैं, अ का लोप कर देते हैं। अफसाना, फसाना। तो इस तरह से जब किसी शब्द के आदि स्वर का लोप हो तो वह स्वर लोप का उदाहरण होता है। मध्य स्वर लोप, कुछ कुछ शब्द में मध्य स्वरों का भी लोप देखा गया है। जैसे लगभग शब्द है लगभग, अब हम इसको उच्चारण करते हैं लगभग। ये उच्चारण में ही होता है, इसको लिखने में हम नहीं करते, लेकिन उच्चारण में यह परिवर्तन हमें दिखता है। बहुत से लोग लगभग नहीं कहते, लगभग कहते हैं। कपड़ा, कपड़ा बोलते हैं, तो ग के अ का और प के अ का लोप कर देते हैं। ऐसे ही देखिए बलदेव शब्द है तो बलदेव हम कहते हैं उच्चारण में। हरदम, हरदम ऐसे बोलते हैं। कृपया, लेकिन हम क्या उच्चारण करते हैं, कृपया। तो इस तरह से यह मध्य स्वर लोप होता है। आगे है लोप में अंत्य स्वर लोप। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। जैसे आप शब्द है तो उच्चारण हम करते हैं आप, प के बाद अ जो है उसका उच्चारण नहीं करते हैं, इसलिए हम अ का लोप कर देते हैं, यह अंत्य स्वर लोप है। तुम बहुत कम लोग बोलते हैं, हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, तुम। तो
म का जो स्वर है अ उसका लोप हो जाता है। हम का उच्चारण करते हैं हम, तो ये भी इसमें भी अ का सब, सब। तो इस तरह से यह अंत्य स्वर लोप हुआ। सब में अंतिम स्वर जो अ था उसको उच्चारण जब हम करते हैं तो उसका लोप कर देते हैं। यह लेखन में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उच्चारण में अधिकांश रूप से यह देखने को मिलता है कि लोग अंतिम स्वर का लोप करते हैं। अब एक और विषय है समध्वनि या समाक्षर लोप। किसी शब्द में जब एक ही ध्वनि या ध्वनि समूह दो बार आए तो एक का लोप हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, मानस सरोवर है, यह एक शब्द है। अब स और स दो बार आया है इस शब्द में, तो हम कैसे लिखते हैं या आजकल प्रयोग कैसे करते हैं? मान सरोवर, एक स का लोप हो गया यहाँ पर, अतः यह समध्वनि या समाक्षर लोप, सम अक्षर का लोप हुआ है। दो स थे इसलिए एक सब का लोप हो गया, मान सरोवर हो गया। खरीददार, यह एक शब्द है लेकिन आजकल प्रचलन में है खरीदार, एक द का दो द आए थे तो एक द का लोप हो गया। संवाददाता, और हम क्या बोलते हैं? संवाददाता, तो एक द का लोप हो गया। अंग्रेजी में भी देखिए स्नो वाइट, तो दो डब्ल्यू थे लेकिन हम प्रयोग करते हैं स्नो वाइट। नाम मात्र, दो म आने के कारण एक समध्वनि म का हम उच्चारण की सुविधा में लोप कर देते हैं, नाम मात्र। इस तरह से यह ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से ध्वनियों का आगम होता है और ध्वनियों का लोप होता है। इसके कारण हो सकते हैं, जब ध्वनि परिवर्तन के कारण पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि यह क्यों लोप होते हैं। कभी आंतरिक कारण भी होता है और कभी बाह्य कारण भी होता है। तो आज हमने ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं के अंतर्गत ध्वनियों के आगम और ध्वनि के लोप को पढ़ा।